इस वक्त उबाल आया हुआ है, खासकर जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जो दूसरे सहयोगी दल हैं, खासकर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल विस्तार से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार ने ये संकेत दे दिया है कि बीजेपी की ही चलने वाली है। चाहे वो अभी जब सरकार में है एनडीए तब, और या फिर जब सीट बंटवारा होगा तब भी बीजेपी की चलेगी। तमाम तरह से जिस तरह के जो कयास लग रहे थे या जो डर सहयोगियों के अंदर दिखाई दे रहा था, वो डर अब खुलकर दिखाई देने लगा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें जीतन राम मांझी की उस रैली पर हैं जो 28 तारीख को होने वाली है। अब जीतन राम मांझी क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मंत्री पद की मांग की थी और वो मंत्री पद उन्हें नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और राजनीति में एंट्री करते ही उनके जो बयान है वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है कि हो सकता है कि इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के अलावा अब एक और बयान निशांत कुमार का आया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्या नीतीश एक बार फिर पलटी मारने का विचार कर रहे हैं? क्या नीतीश इस बार साथ ही रहने वाले हैं? क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी जब पीएम मोदी पहुंचने वाले थे भागलपुर। पिछले दिनों जब भी पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर आए हैं, नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। एक दो बार जो उनसे गलतियां हुई, इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब वो जहां हैं वहीं रहेंगे। तो ऐसे में जब पिछले 2 से 2.5 महीने से जब ये लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं, यहां तक कि जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति पहुंचे बिहार तब भी वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे, उसके बाद वो पहुंचे। तो ये सारा घटनाक्रम ये बात सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर नीतीश अपनी नाराजगी जाहिर क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? इसके अलावा शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ उससे भी उन्होंने दूरी बनाई और उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जो कारण उन्होंने दिया उसने तो और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के चलते वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ सकते, जबकि ठीक 2 दिन पहले वो एक शादी समारोह के लिए अपनी प्रगति यात्रा को उन्होंने रद्द किया था। ये सब सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर नीतीश क्या चाह रहे हैं। क्या वो बीजेपी आलाकमान पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और इसके साथ एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था वो ये कि जब पीएम मोदी भागलपुर पहुंचेंगे तो क्या नीतीश कुमार उस रैली में जाएंगे, और अगर रैली में जाएंगे तो क्या उनके बीच कोई बातचीत होगी? और जैसा कि कहा जा रहा था वैसा बिल्कुल हुआ भी। नीतीश पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से कुछ तो बात की, जिसके बाद जेपी नड्डा को तुरंत बिहार आना पड़ा और बिहार आने के बाद जो तेजी से घटनाक्रम बदला उसने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक दबाव जो बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी दबाव में दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच निशांत कुमार का बयान आना और निशांत कुमार का ये कहना कि लालू तो हमारे अंकल है लेकिन मोदी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो गठबंधन में है। तो इस बयान के क्या कुछ मायने होंगे और क्यों ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निशांत कुमार ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया है? क्या कहना चाह रहे हैं निशांत कुमार, और निशांत कुमार के जरिए से नीतीश क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको विनाश जी, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, यदि आप पिछले 4-5 दिन में देखें तो बिहार की जो सियासत है वो बिल्कुल ही बदली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचते हैं और जेपी नड्डा के से जब नीतीश कुमार मिलने के लिए जाते हैं तो उससे पहले निशांत कुमार का एक बयान आता है। वो ये बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार को पूरे एनडीए को अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व की तो बात चल रही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो निशांत कुमार ने सबसे पहला ये बयान आया कि भाई जो जब नेतृत्व में ही बात कर रहे हैं तो सीएम फेस भी घोषित कर देना चाहिए और पूरे एनडीए को घोषित कर देना चाहिए। जेडीयू की तरफ से तो पहले से क्लियर कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, लेकिन अभी तक एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती है उससे ठीक पहले निशांत कुमार का जो बयान आता है वो एक तरीके से बीजेपी को मैसेज दिया गया था, लेकिन बीजेपी को भी अब इस चीज का एहसास हो गया है कि अब जो नीतीश कुमार हैं उनके पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। अब वो महागठबंधन के साथ में भी जाते हैं यदि तो आरजेडी जिस तरीके से लालू यादव ने बोला है कि हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को आरजेडी अब बराबर का मौका नहीं देगी।
और ना ही सीएम पद का उम्मीदवार भी उनको बनाएगी। तो आप ये देखिए, बीजेपी की तरफ से पिछले करीब 8-10 महीने से लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिएगा, और जिस हिसाब से विधायक हैं उस हिसाब से मंत्रियों की संख्या भी शुरुआत से तय कर ली गई थी कि उस हिसाब से तो मंत्री बनाए जाएंगे। तो नीतीश कुमार को भी ये पता था कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तो उसमें बीजेपी के ही मंत्री बनने हैं, जेडीयू का तो कोई मंत्री बनना ही नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार लगातार इसको टाल रहे थे। उनकी कोशिश ये चल रही थी कि चुनाव जल्दी करा लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार का ये डिमांड बीजेपी ने नहीं मानी। लेकिन बीजेपी को यह भी लग रहा था कि नीतीश पर यदि हमने ज्यादा दबाव बनाया तो कहीं ये पलटी ना मार जाए। और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से, लालू यादव का तरफ से जो खुला ऑफर आया, उससे पहले भी आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके के बयान दे रहे थे, उससे साफ साफ संकेत मिल रहा था कि जेडीयू पलटी भी मार सकता है। इसलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन जब बीजेपी को दिखाई दे गया, जब पीएम मोदी की रैली में जब नीतीश कुमार पहुंचे हैं, पूरा इंडिया दिखाई दिया है साथ में, तो बीजेपी को यह तो साफ दिख गया कि अब नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद जेपी नड्डा से जब मुलाकात होती है तो जेपी नड्डा ने एक तरीके से नीतीश कुमार को आदेश सा दे दिया कि भाई अब मंत्रिमंडल विस्तार का टाइम हो गया है, अब इसको और नहीं टाला जा सकता, क्योंकि 8 महीने बाद ही अब चुनाव होने हैं। अब यदि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो भाई अभी बजट सत्र शुरू हो जाएगा, 1 महीने तक विस्तार नहीं होगा, तो फिर अप्रैल मई में यदि विस्तार होता भी है तो जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उनके पास काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 3-4 महीने पहले तो उनको अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय भी होना पड़ेगा। तो इस समय सबसे बेहतर मौका है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए। और नीतीश कुमार के पास में कोई ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे कि वो मना कर पाते। और आपने देखा होगा कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो सातों के सातों बीजेपी के ही मंत्री बनाए गए हैं, जेडीयू का एक भी मंत्री नहीं बनाया है। सहयोगी दलों के लिए तो वैसे भी ज़्यादा मौका था ही नहीं, क्योंकि सहयोगी जितनी भी हैं उसमें एक जीतन राम मांझी की हम यदि छोड़ दी जाए तो किसी के पास में कोई विधानसभा सीट नहीं है और एमएलसी की भी सीट नहीं है। तो इसलिए सहयोगियों को पर तो नीतीश कुमार को ज़्यादा टेंशन थी भी नहीं। और जीतन राम मांझी का जो है वो एक तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के कोटे में ही उनको डाल दिया है कि भाई जो मांझी हैं उनसे आपको ही डीलिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरी पार्टी आगे निकले, इसलिए सातों के सातों जो मंत्री बनाए गए हैं वो बीजेपी ने अपने ही बना लिए हैं। और अब जो निशांत कुमार का इसके बाद बयान आया है कि वो बयान बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन जब उस बयान ने काम नहीं किया तो उसके बाद निशांत कुमार ने जो दूसरा बयान दिया है उसमें उनसे जब सवाल किया गया एक तरीके से कि क्या वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, लालू यादव को लेकर सवाल किया गया था, क्योंकि लालू यादव की तरफ से ऑफर आया था जेडीयू के लिए कि भाई लालू यादव और नीतीश आपको पीएम मोदी में कौन पसंद है। तो जाहिर सी बात है निशांत कुमार का सीधा जवाब होना चाहिए था कि भाई हमको तो पीएम मोदी पसंद है, क्योंकि वो एनडीए के साथ में है। लेकिन निशांत कुमार ने इस बयान को पूरा ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाई लालू यादव हमारे अंकल हैं, उनके साथ पुराने संबंध हैं, पिताजी और वो दोनों एक साथ उन्होंने सियासी पारी शुरू की है, दोनों ही फाइटर हैं, जेपी के समय से वो लोग साथ में हैं, यानी तकरीबन 40 साल का साथ दोनों का है। नरेंद्र मोदी के साथ का तो अभी शुरू हुआ ऐसा देखते हैं कि 2014 से पहले आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री तक बैन करा रखी थी, चुनाव प्रचार करने तक नहीं जाते थे वो, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि यदि हम एनडीए में तभी तक हैं जब तक नरेंद्र मोदी को बिहार से दूर रखा जा रहा है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से बढ़ाया गया तो उन्होंने गठबंधन तक तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने। तो सीधी सीधी निशांत का कहना कि भाई जो लालू यादव के साथ में हमारे पिताजी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी भी पसंद है क्योंकि हम एनडीए में है, अगर एनडीए में नहीं होते तो संभवतः निशांत कुमार सीधा सीधा बोल देते कि भाई हमको प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है, क्योंकि एनडीए में इसीलिए पसंद है। जबकि लालू यादव जो कि इस समय देखा जाए तो लालू यादव की पार्टी से ही नीतीश कुमार को लड़ना है, और उनको लेकर निशांत कुमार अगर ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव काफी लंबे समय तक साथ रहे हैं, दोनों फाइटर हैं, दोनों जेपी के समय से साथ हैं और लालू यादव हमारे अंकल हैं, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा जो आरजेडी से जो दूरियां की बात चल रही है, निशांत कुमार का बयान ये बता रहा है कि हमारी आरजेडी से उतनी दूरी नहीं है जो दिखाई दे रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव का ही बयान आया था, तब भी उन्होंने बोला था कि निशांत कुमार तो उनके भाई जैसे हैं, और उसी हिसाब से निशांत कुमार ने भी एक तरीके से बता दिया है कि भाई वो भी हमारी फैमिली ही है। तो निशांत कुमार का यह बयान बता रहा है कि यदि बीजेपी ने ज्यादा प्रेशर डाला और अगर बीजेपी ने डिमांड नहीं मानी, जो जेडीयू की डिमांड है, जेडीयू की मुख्य रूप से 2 ही डिमांड है, एक तो सीट बंटवारे में उन्हें बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए, और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। किसी भी पार्टी को चुनाव में कितनी भी सीटें मिलें, अगर एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो
तो फिर नीतीश कुमार को ही 5 साल के लिए सीएम बनाया जाए। ये 2 डिमांडें हैं, और अगर बीजेपी ये 2 डिमांडें नहीं मानती है तो अभी 8 महीने का समय चुनाव में है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उससे ये तो साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि अब अप्रैल में चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। ये चुनाव अपने तय समय अक्टूबर नवंबर जो उसका समय है उसी समय पर चुनाव होगा। तो अब देखना है कि भाई निशांत कुमार ने जो बयान दिया है उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में किस तरीके से टकराव बढ़ता है या उसको संभालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो खुद नहीं कह पा रहे हैं वो निशांत कुमार के जरिए से वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, और ये लगातार देखा जा रहा है। सबसे पहले जिस तरह से नीतीश कुमार के तरफ से ये कहीं ना कहीं उनके कहा जा रहा है कि उनकी रजामंदी के बाद ही जेडीयू के कार्यालय पे निशांत कुमार के पोस्टर्स लगाए गए कि उनकी एंट्री होनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने आज तक नहीं कहा खुलकर आके कि हमारा बेटा अब राजनीति में एंट्री करेगा, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ फिर सीएम फेस को लेकर घोषित कर देना चाहिए, ये भी निशांत कुमार ने दोहराया। ये भी निशांत कुमार ने दोहराया कि कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव से लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि वो कहते हैं आप राजनीति में आ जाइए तो आपका क्या कहना है, क्या आप आएंगे? तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि जनता के दरबार में जाएंगे, जो जनता चाहेगी वो कर लेंगे। जनता के दरबार में जाने की बात ही तब हो रही है क्योंकि वो चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं। इसके अलावा लगातार जिस तरह से वो हमारी पार्टी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि जब तक उन्होंने अभी सदस्यता नहीं ली है तब इस तरह का बयान, यानी सब कुछ क्लियर है। और इसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है उसके बाद एक बार फिर निशांत कुमार मीडिया के सामने आते हैं और ये बयान दोहराते हैं और इस तरह का बयान कहते हैं कि लालू यादव हमारे अंकल हैं। यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की गई है, झुकाव दिखाने की कोशिश की गई है लालू यादव के प्रति, यानी अटैकिंग मोड में नहीं है, राजनीति में एंट्री कर रहे हैं एक तरह से निशांत कुमार। उनके तेवर बीजेपी के लिए तो तल्ख दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो बिहार के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी को जल्द से जल्द सीएम फेस को लेकर चीजें क्लियर कर देनी चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए, अपना दावा क्लियर कर देना चाहिए कि उसका स्टैंड क्या है। यानी वो एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो उनके तेवर तल्ख हैं, लेकिन जब बात लालू यादव की आ रही है जो कि विरोधी हैं, अगर आप निशांत कुमार जबकि कभी भी चुनावी मैदान में उतरते हैं इस बार भी तो और एनडीए के साथ उतरते हैं तो जाहिर तौर पर आरजेडी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में होंगे, महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ ही चुनावी मैदान में होंगे, और हो सकता है कि उनको आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी भी करनी पड़ेगी जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे। लेकिन जब वो अपनी राजनीति की अभी शुरुआत कर रहे हैं और उस दौरान वो लालू यादव को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि निशांत कुमार के इशारे पर ही उन्हें बताया गया है कि लालू यादव को लेकर कोई हमला नहीं करना है। जिस तरह से लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव को समझा रहे हैं, उसी तरह निशांत कुमार को नीतीश कुमार समझा रहे हैं। और ये बड़ी बात देखने को मिल रही है कि दोनों के बीच बिल्कुल एक जैसी चीज है। जिस तरह आपको याद होगा मीसा भारती का वो बयान मुझे इस वक्त याद आ रहा है अविनाश जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, ये इशारों में बातें कर लेते हैं। तो आज जिस तरह की रणनीति दिखाई दे रही है कि लालू यादव का तेजस्वी को बोलना कि नीतीश को कुछ नहीं कहना है, और वही चीज निशांत को नीतीश की तरफ से समझाना कि लालू यादव पर कुछ नहीं बोलना है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों दोस्तों के बीच में कुछ इशारेबाजी हो गई है, कोई डील हो गई है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं अब इन सब के बीच में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसने पूरी बिहार की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसको कहीं ना कहीं गरमा दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में आ जाएगी, सहयोगियों के दबाव में आ जाएगी। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार ये बात कह रहे थे कि इस बार हम कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर एक रोटी है तो उसको सभी को बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए, यानी उनका इशारा साफ साफ चिराग पासवान की तरफ था, और वो ये चाहते थे कि इस बार चिराग पासवान से कम नहीं रहेंगे वो, और मंत्री पद की वो लगातार डिमांड की जा रही थी कि उन्हें बिहार विधानसभा में बिहार में एक मंत्री पद भी मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों की सारी जो मांगे थी उनको दरकिनार कर दिया और ये बता दिया कि बिहार में चलेगी तो बीजेपी की ही। तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसके पीछे की क्या रणनीति है अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है और क्या लगता है आपको? हाँ, जो सबसे पहली बात तो यही है कि बीजेपी सबसे पहले तो एनडीए के अंदर अपना दबदबा दिखाना चाहती थी कि अभी जो मंत्री थे वो जेडीयू के और बीजेपी के लगभग बराबर थे। जेडीयू के 13 मंत्री थे तो बीजेपी के 15 थे, और जब जाहिर सी बात है जब बीजेपी के पास जेडीयू से डबल सीटें हैं तो सीएम पद भी जेडीयू के पास और मंत्रालय भी लगभग बराबर।
तो इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से यही जा रहा था कि भाई जिस तरीके बीजेपी बिहार में जेडीयू के दबाव में काम कर रही है, तो इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने के लिए कि नहीं भाई, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में गेम किया है उस तरीके का गेम बिहार में भी हो सकता है, और इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर अपने 7 मंत्री और बनवाए। अब स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो जेडीयू के से 1.5 गुने से ज्यादा हो गए हैं। जेडीयू के पास 13 मंत्री हैं तो बीजेपी के पास ये संख्या 21 हो गई है। लेकिन इसको लेकर भी बीजेपी के अंदर जो टकराव है वो और अलग तरह से खुल के सामने आ गया है, क्योंकि जो 7 मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है, वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। जैसे राजू सिंह है, वो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, चौथी पार्टी उनकी बीजेपी है। विजय मंडल है, वो 5 पार्टियां बदल चुके हैं। उसके बाद 2 और हैं मंत्री बनाए गए हैं जो जेडीयू से ही आए हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, उनको यह लग रहा है कि भाई हम शुरुआत से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, पार्टी से हमने कभी बगावत नहीं की, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन जब मौका आया इनाम देने का तो जो दूसरे दल से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आप मंत्री बना रहे हैं। इवन आप ये देख लीजिएगा जो डिप्टी सीएम है, जिनके पास में बीजेपी की तरफ से एक तरीके सबसे ज्यादा पावर है, सम्राट चौधरी, वो भी बीजेपी के नहीं है, वो भी लालू यादव की आरजेडी से बीजेपी में आए हैं। और पहले तो उनको सीधा सीधा जाके अध्यक्ष बना दिया था बीजेपी ने, बिहार बीजेपी का, और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। काफी समय तक वो अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पद संभाले रहे। बाद में उनसे इस्तीफा लिया गया एक पद से। तो शुरुआत में उनकी तो इच्छा यही थी सम्राट चौधरी की कि उनसे मंत्री पद ले लिया जाए और उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। वो चाहते थे कि जो विधानसभा चुनाव हो तो उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष बने, ताकि वो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिलवा सकें। लेकिन बीजेपी ने उनकी डिमांड नहीं मानी थी और उनसे कहा था कि आपको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा, तो मजबूरी में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। लेकिन जब दिलीप जायसवाल का मामला आया तो दिलीप जायसवाल ने बोला कि भाई हमको तो डिप्टी सीएम पद भी नहीं मिला, हम तो मंत्री हैं खाली। तो उन्होंने मंत्री पद को से रिजाइन दिया और अपना अध्यक्ष पद सेव कर लिया। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे दलों के लोगों को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है बीजेपी के अंदर, उससे बीजेपी के अंदर खलबली सी मची हुई है। पार्टी के अधिकतर नेता भी इसी चीज को लेकर बोल रहे हैं कि भाई पार्टी के लिए काम करने का हम लोगों को क्या इनाम मिलेगा, कि भाई आपने टिकट भी उनका तय नहीं है, कि पता चलता है कि भाई आपकी 70 साल या 72 साल 75 साल उम्र हो गई तो उनके टिकट काट दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे दलों से जो लोग आते हैं उनको आप इनाम दे देते हैं, उनके लिए उम्र की सीमा भी नहीं होती, तय होती है। तो इसको लेकर बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है उसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने जो 7 मंत्री बनाए हैं वो पूरा का पूरा फोकस उनका जातिगत समीकरण पर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो मंत्री बनाए हैं उनमें और बीजेपी की तरफ से जो सेंधमारी की कोशिश की गई है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में ही सेंधमारी की कोशिश की गई है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जो मुख्य वोट बैंक है वो कोयरी और कुर्मी समाज से है। और अब तक बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ में होती थी तो इन 2 समुदाय से किसी को मंत्री नहीं बनाती थी। कभी कभी कुशवाहा समाज से तो किसी को मंत्री बना लिया, लेकिन कुर्मी समाज से बीजेपी ने आज तक कभी भी कोई भी विधायक अपना मंत्री नहीं बनाया। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने कुशवाहा समाज से भी मंत्री दिया है, कुर्मी समाज से भी मंत्री दिया है। और मतलब एक तरीके से जो बीजेपी के लिए कहा जाता था कि अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा वो देती है, जगह देती है, उसकी तुलना में बीजेपी ने इस बार ओबीसी और अति पिछड़ा कार्ड खेला है सीधा सीधा। ताकि क्योंकि बिहार की में अभी जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें भी यही बताया गया था कि 36% आबादी वहाँ अति पिछड़ा वर्ग की है और जो बाकी का पिछड़ा वर्ग की आबादी वो है वो करीब 27% है। तो बीजेपी ने एक तरीके से, क्योंकि उसमें से भी सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है, करीब 14% है, तो यादवों को तो बीजेपी ने किनारे कर दिया है। क्योंकि उनको पता है कि भाई विधानसभा चुनाव होना है और यादव समाज विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नाम पर वोट करने वाला है। तो किसी यादव को मंत्री बनाने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी ने सीधा सीधा यादव समाज की जगह बाकी समाजों को साधने की कोशिश की है। और पूरी की पूरी जो फोकस है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी बीजेपी ने फोकस किया है। और ये चीज जेडीयू के अंदर भी जो खलबली इसी चक्कर में मची हुई है कि आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। अब पिछले चुनाव में तो आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। चिराग पासवान के जरिए चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चिराग पासवान को दिए कि भाई जिस सीट पर चिराग पासवान का पास अच्छा उम्मीदवार था तो वहां तो चिराग पासवान ने एलजेपी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया। लेकिन जहां उम्मीदवार नहीं था एलजेपी के पास में तो वहां बीजेपी ने अपना एक बड़ा दिग्गज नेता चिराग पासवान के पास भेज दिया और वो एलजेपी की टिकट पर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया। उससे सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को ही हुआ था, क्योंकि जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उसके पास पूरा मैसेज पहुंच गया था कि भाई चुनाव में करना क्या है,
कि नीतीश कुमार को कमजोर करना है। एनडीए के अंदर रहते हुए भी बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर 2020 में किया था, वही रणनीति बीजेपी इस समय अपना रही है। नीति आप खुलकर तो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर इस समय बीजेपी निगाह बनाए हुए है, उससे जेडीयू को भी ये लग रहा है कि भाई बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे तो जो चीजें आरजेडी के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी की पहली कोशिश यही चल रही है किसी तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, और उसी पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीज मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दी है, और पिछले लंबे समय से जो बीजेपी की जो नीति बिहार में दिखाई दे रही है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी के टारगेट पर इस समय तेजस्वी यादव नहीं है, बीजेपी के टारगेट पर नीतीश कुमार है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करना है। तो भाई आप तेजस्वी को टारगेट नहीं करेंगे, तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से, तो फिर आप टारगेट किसको करना चाह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ही आपके टारगेट पर है? और जिस तरीके से बिहार की सियासत में पिछले करीब 1-2-3 महीने से भी नजर दौड़ाएं तो नीतीश कुमार ही बीजेपी के टारगेट पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे अमित शाह का बयान हो, चाहे विजय सिन्हा का बयान हो, चाहे दिलीप जायसवाल का बयान हो, सबके बयान यही बता रहे हैं कि बीजेपी की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर है, और वो कुर्सी तभी मिलेगी जब नीतीश कुमार को कमजोर किया जाएगा। और वही पूरी रणनीति इस समय बीजेपी अपना रही है, और उसका नुकसान संभवतः पूरे एनडीए को ही भुगतना पड़ सकता है। जी, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी ने पूरी तरह से सहयोगियों को दरकिनार कर दिया। और जैसे कि आप बता रहे हैं अविनाश जी, हम लगातार जिस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को या फिर दूसरे सहयोगी दल हैं जो उनको ये मैसेज पहुंचा दिया है, या जो दूसरे जेडीयू के अगर कोई नेता है, विधायक हैं, या हम बात करें जीतन राम मांझी की, या हम बात करें चिराग पासवान की, या हम दूसरे सहयोगियों की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये मैसेज पहुंचा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, आपको मंत्री पद दिया जाएगा। यानी साफ है कि जो बीजेपी की जो रणनीति है सहयोगियों को कमजोर करके खुद को मजबूत करने की, वो रणनीति यहां साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसी बात का डर नीतीश कुमार को लगातार लग रहा था, इसी बात का डर जीतन राम मांझी को लग रहा था, और अब कहीं ना कहीं यही डर चिराग पासवान को भी लगेगा। और पिछले दिनों उनके बयानों से यह बात जाहिर भी हुई थी कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि बीजेपी उनको कमजोर कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर भी चली थी कि चिराग पासवान के जो सांसद है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं कनेक्शन में है, उनसे बातचीत चल रही है, और वो हो सकता है पाला बदल दें। इसी वजह से चिराग पासवान के जो तेवर थे वो तल्ख दिखाई दिए थे। कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बिल संशोधन बिल का मामला हो, या और दूसरे आरक्षण का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, इन मुद्दों पर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए थे। और इसका नतीजा क्या हुआ विनाश जी, कि वहां पर ईडी एक्टिव कर दी गई, चिराग पासवान के करीबियों के ईडी एक्टिव कर दी गई, और इसके बाद चिराग पासवान के जो बयान थे वो फिर से बदले। कहीं ना कहीं उनको एक तरह से साधने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई कि अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका अगला नंबर भी हो सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। और जब पीएम मोदी जब पहुंचे बिहार भागलपुर में, जब उनकी एक रैली थी, उस पर सभी की निगाहें थी कि जब पीएम पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्या नीतीश कुमार की मांगे मान ली जाएंगी। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं, यानी साफ है कि बीजेपी उनके दबाव में आ रही है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी दबाव में आएगी, और यही वजह रही है कि जेपी नड्डा भागे भागे आए हैं। और उसके बाद दूसरा एक्शन होता है दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। उसने भी इसी तरफ इशारा किया कि बिहार में सब कुछ अब नीतीश कुमार के मन मुताबिक होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं उनके दबाव में है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री कह दिया था नीतीश कुमार को। इसके अलावा जिस तरह से एक खास समुदाय को लेकर बयानबाजी जो दिलीप जायसवाल की रहती थी, या गिरिराज सिंह की जो यात्रा थी उसका जिस तरह से समर्थन दिलीप जायसवाल ने खुले तौर पर किया था, उससे कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल से नीतीश कुमार नाराज थे। और यही वजह रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में आकर दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में थी, और उसका जो हर्जाना भुगतना पड़ा, वो सबसे पहले जो गाज गिरी वो दिलीप जायसवाल पे गिरी। लेकिन अचानक से मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है और उसकी जो लिस्ट निकल कर आती है कि उसमें तो किसी भी सहयोगी का कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है, ना जेडीयू को जगह मिली है, ना जीतन राम मांझी को मिली है। अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जेडीयू क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। निशांत कुमार ने तो इशारा दे दिया अपने बयान से कि वो किस प्लान पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, ये उन्होंने निशांत कुमार के जरिए से बता दिया।
उन्होंने इशारा पहुंचा दिया। अब बारी है जीतन राम मांझी की, क्योंकि 28 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में दलित समागम करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ अपडेट है और जीतन राम मांझी का क्या रणनीति है इस रैली के जरिए से, बताएं अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। जेडीयू के अंदर एक परंपरा सी चली आ रही है कि नीतीश कुमार को जब भी पलटी मारनी होती है तो जेडीयू की तरफ से एक नेता बयान देना शुरू करता है, उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वही पूरा एक तरीके से मैसेज देगा सहयोगी पार्टी को कि भाई नीतीश के मन में क्या चल रहा है। या जब हमने देखा था कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उस समय ललन सिंह डेली मीडिया के सामने आते थे और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, जबकि जेडीयू केंद्र के सपोर्ट में ही थी, सरकार में, केंद्र में भी और बिहार में भी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार पलटे तो जो चीज़ें ललन सिंह बोल रहे थे वही बयान नीतीश कुमार ने देना शुरू कर दिए थे। और अब आप देखिएगा कि जेडीयू के अंदर से बोल कौन रहा है, निशांत कुमार। निशांत कुमार अभी देखा जाए तो जेडीयू के सक्रिय सदस्य भी नहीं है। उन्होंने ये अपनी पार्टी जरूर वो बोल रहे हैं लेकिन वो जेडीयू के पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता हो सकते हैं कि भाई कार्यकर्ता तो कोई भी बन जाता है, और लेकिन वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और निशांत कुमार के बयान का जेडीयू के अंदर कोई भी शख्स खंडन नहीं कर रहा है। जो निशांत कुमार ने बोला उसी का समर्थन सब पूरी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि निशांत कुमार जो भी बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने जीतन राम मांझी को लेकर बोली है, जीतन राम मांझी को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने अपना हक नहीं मांगा तो बीजेपी हक देगी भी नहीं। बीजेपी की शुरुआत से ही रणनीति रही है कि अपने सहयोगियों को वो लगातार कमजोर करती है। सहयोगी दल का जो वोट बैंक है उसके ऊपर बीजेपी की निगाह रहती है। जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को टारगेट किया है, उसी तरीके से बीजेपी के टारगेट पर चिराग पासवान भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। अब चिराग पासवान का ही आप ले लीजिएगा, जिस तरीके से चिराग पासवान के करीबियों पर छापेमारी होती है, हुलास पांडे के ठिकाने पर छापे डाले गए। हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि पार्टी के लिए जो फंड मैनेजमेंट है वो पूरा काम हुलास पांडे ही देखते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हुलास पांडे के ठिकाने पर छापेमारी होती है उसके बाद चिराग पासवान बिल्कुल खामोश हो गए हैं। उससे पहले वो बीजेपी के हर बिल, ये बीजेपी के जो जितने भी के अल्पसंख्यक विरोधी जो भी फैसले होते थे उनके खिलाफ खुलकर सामने आते थे। लेकिन आज जब वक्फ बिल को जिस तरीके से मंजूरी दी गई है और उसके बाद चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि इससे पहले इसी बिल को लेकर वो लगातार बयान दे रहे थे और ये कहा गया था कि चिराग पासवान के जो बागी सुर हैं उनको देखते हुए ही इस बिल को जेपीसी के हवाले किया गया था। लेकिन अब चिराग पासवान बिल्कुल खामोश हो गए क्योंकि उनको एक तरीके से ईडी के जरिए डराया या कुछ भी कह सकते हैं, डराया धमकाया गया है। जिस जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि बीजेपी की जो ईडी है वो सिर्फ विरोधियों को परेशान नहीं करती है, वो सहयोगियों को भी परेशान करती है। जैसे ही कोई सहयोगी कोई डिमांड करता है या तो बीजेपी की तरफ से लगता है कि इसको पूरा कर देना चाहिए, और अगर पूरा नहीं करने की स्थिति में नहीं होती है तो फिर ईडी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से जब चिराग पासवान के लगातार बयान आए तो फिर ईडी सक्रिय हुई और जैसे ही ईडी की छापेमारी शुरू हुई वैसे ही चिराग पासवान का जो बयान थे वो एकदम से बंद हो गए हैं। और अब लेकिन जीतन राम मांझी के जो बयान है वो जीतन राम मांझी तो सीधा सीधा एक तरीके से देखा जाए वो एनडीए के अंदर अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने जो शुरुआत 40 सीटों से की है, वो ये भी बीच में तो ये बोले थे कि 20 से कम हमको मंजूर नहीं है, लेकिन बाद में वो फिर 40 सीटों पर फिर दोबारा से आगे अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता चाहता है, जो कार्यकर्ता की डिमांड होगी वही हमारी डिमांड होगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी से बीजेपी ने शुरुआत में 3 सीटों का वादा किया था। ये हमके नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने शुरुआत में बोला कि आप लोकसभा चुनाव में साथ में रहेंगे तो 3 सीटें आपको लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं वैसे ही हमका जो कोटा होता है वो 3 सीटों से घटकर 1 सीट का रह जाता है, और वो भी खाली जीतन राम मांझी के लिए। अगर जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ते तो संभवतः हमको कोई सीट भी नहीं मिलती और ये कह दिया जाता है कि आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे। और दूसरी बात यह कि 1 सीट पर उस समय तो क्योंकि हमके पास विकल्प बचा ही नहीं था, क्योंकि चुनाव बिल्कुल एकदम करीब आ गया था, तो उस समय मांझी के पास विकल्प कुछ बचा नहीं था। क्योंकि अकेले चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान उनका ही होता।
और आरजेडी की तरफ से सीट बंटवारा हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कि अब यदि वो पलटी भी मारते उस समय तो उनको कोई सीट मिलनी नहीं थी। और ये क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि पशुपति पारस भी सोच रहे थे कि पलटी मार लें, उधर से कुछ मिल जाए, लेकिन बात वही थी कि इतना लेट हो चुके थे, क्योंकि सीट बंटवारा इतना लेट किया था बीजेपी ने कि ना तो पशुपति पारस कुछ कर पाए थे उस समय और ना ही जीतन राम मांझी कर पाए थे। लेकिन मांझी को यह पता है कि अगर बीजेपी उसी तरीके का खेल इस बार भी खेलती है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो मांझी हैं उन्होंने 8 महीना पहले ही मोर्चा खोल दिया है। अब 28 तारीख को उनकी पटना में गांधी मैदान में मीटिंग है और ये कहा जा रहा है कि मांझी की कोशिश है कि कम से कम 3 लाख लोगों की भीड़ वहां जुटा ली जाए और उसके बाद बीजेपी को वो भीड़ दिखाकर उनके सामने दावेदारी की जाए कि भाई ये जो भीड़ आई है ये हमने अपने दम पर जुटाई है और हमारे अंदर इतनी ताकत भी है कि ये लोग यदि हम चाहेंगे वहां वोट भी दे देंगे। चिराग पासवान में यदि इतनी ताकत हो तो चिराग पासवान में अपनी ताकत दिखाएं और अगर उनके अंदर ताकत नहीं है तो कम से कम जो सीट बंटवारा है उसमें हमको कम से कम जो जितनी सीट चिराग पासवान को दी जा रही हैं उतनी सीटें कम से कम हमको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कम से कम 25 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। दिलीप जायसवाल का ही पूरा पहले बयान था जब जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर बोला था, तो दिलीप जायसवाल बोले सीट बंटवारा तो हो गया है, अब इसमें और चर्चा क्या करनी है। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान की तुलना में जीतन राम मांझी को सीटें कम ऑफर हुई हैं और इससे मांझी खुश नहीं है। और वो उनके क्योंकि जब जिस तरीके से पीएम की रैली हुई भागलपुर में मांझी पहुंचे तो, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही थी जो आमतौर पर इससे पहले पीएम की रैली में होती थी। और मांझी तो ये बोलते थे कि प्रधानमंत्री हमको पहचानते हैं, हमको नाम से बुलाते हैं, लेकिन भागलपुर की रैली में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पीएम ने वहाँ नीतीश कुमार की तारीफ की, लेकिन मांझी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मांझी को भी ये पता चल गया है कि यदि अपनी ताकत दिखाई जाएगी तभी बीजेपी उनकी डिमांड मानेगी, नहीं तो बीजेपी की तरफ से जो उनके साथ लोकसभा में हुआ है वही विधानसभा में होगा। तो अब पूरी की पूरी ताकत यही मांझी ने पहला तो 28 तारीख को अपनी जो पॉपुलरिटी दिखानी है कि कितने लोग उनके नाम पर आ सकते हैं, और उसके बाद मांझी का बयान पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी कि वो गांधी मैदान में क्या बोलते हैं। अगर मांझी 40 सीटों पर फिर से अड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान भी अपने आप को मांझी से बड़ा नेता मानते हैं और बीजेपी के अंदर इस समय दलित राजनीति को लेकर जो टकराव चल रहा है उसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मांझी और चिराग को ही नहीं बल्कि पशुपति पारस को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 नेताओं को साधने के चक्कर में ये तीनों ही नेता एनडीए का साथ छोड़ जाएं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि तीनों ही जो नेता हैं वो दलितों की ही राजनीति करते हैं और तीनों को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर तीनों एक साथ कहीं और चले गए, क्योंकि तीनों ही नेताओं के आप देखिए पशुपति पारस के जो संबंध है वो भी लालू यादव के साथ अच्छे हैं। पिछले दिनों लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और लालू यादव ने उनके लिए दरवाजे भी खोल दिए थे। जिस तरह से जो भोज जो हुआ था अभी उसका जो उसके बाद जब नीतीश कुमार उनके घर पहुंचे थे उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार का जो लालू यादव का जो बयान आया था कि ठीक है वो देखा जाएगा, आएंगे तो देखा जाएगा, इस तरह की चीजें जो बोली गई थी, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले रखे हैं। दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी पटना दौरे पर आते हैं 18 तारीख को और उसके बाद वो लालू यादव से मुलाकात करते हैं और अगले दिन ही खबर आती है कि पशुपति पारस लालू यादव से मिलने पहुंच जाते हैं उनके आवास पर और अपने दूसरे भतीजे के साथ मिलने पहुंचते हैं। तो इस सारा जो खबरें थी ने ये चर्चाओं को जोर दे दिया था कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस महागठबंधन में जा रहे हैं। अब बात करी जाए जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी के जो संबंध है वो भी नीतीश इनके लालू यादव के साथ अच्छे हैं और आरजेडी के साथ अच्छे हैं। चिराग पासवान के तेजस्वी यादव के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। लगातार तस्वीरें आती रही हैं दोनों की मुलाकातों की। पिछले दिनों नजदीकियों की खबरें आ रही थी, उसी दौरान ईडी को सक्रिय किया गया था। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अगर ये पूरे तीनों के तीनों दल अगर महागठबंधन के साथ चले गए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और ये बात बीजेपी भी समझ रही है। लेकिन यहां पेच फंस रहा है कि बीजेपी एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाने वाली स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब अगर हम बात करें बिहार में, तो ये उफाल आया ही हुआ है, अभी उबाल आया हुआ है राजनीति में और एक तरह से सियासी तूफान आया हुआ है। चीजें नहीं समझ
में आ रही है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। वो शांत हैं, लेकिन उनके बेटे के जरिए से लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन इसके उलट हम बात करें, अब इसी तरह की जो हालात हैं वो दिल्ली में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर केंद्र की तरफ से 14 बदलाव करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है अविनाश जी इस वक्त की, जिसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध जता रहा था। विपक्ष की तरफ से ये तक आरोप लगाए गए कि जेपीसी का जो गठन हुआ था सिर्फ नाम का एक गठन था। उनकी तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई उन आपत्तियों को हटा दिया गया है। जो रिपोर्ट सौंपी गई उनमें वो आपत्तियां थी ही नहीं जो विपक्ष ने जाहिर की थी। लेकिन इन सब के बाद अब ये खबर आती है कि 14 बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी भी वही चल रहा है जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते थे कि बीजेपी मनमानी करती है, और इस मुद्दे पर भी ये मनमानी करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? हाँ, जो 14 बदलाव की जो बात चल रही है कि जो 14 बदलाव किए गए हैं ये किसकी तरफ से सुझाए गए हैं? ये सारे के सारे बदलाव वही हैं जो बीजेपी और उनके सहयोगियों की तरफ से सुझाए गए थे। उन सभी बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन जिन बदलावों को लेकर विपक्ष शुरू